नमस्कार दोस्तों। मैं आपका अपना दोस्त एडवोकेट हरकिशन सिंह बाबा। दोस्तों, हमारी निरंतर जो सीरीज चल रही है भारत का संविधान, इसमें दोस्तों हमने पिछले भागों में काफी बेहतरीन जानकारी आपको दी है और आज हम जो बात करने वाले हैं भाग 5 की। दोस्तों, भारत का संविधान एक बहुत ही बेहतरीन संविधान है हमारे राष्ट्र को चलाने के लिए। इसके सभी भाग बहुत महत्वपूर्ण हैं, किंतु इस भाग यानी भाग 5 को बहुत ही बारीकी से समझना, जानना, देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बहुत से कारण हैं। भाग 5 से हमें पता चलेगा कि राष्ट्र में सर्वोच्च पद क्या है और किस प्रकार राष्ट्र को चलाने के लिए कार्यपालिका की भूमिका है, उसकी रूपरेखा कैसे तैयार की जाती है, वो सब भाग 5 में हम देखेंगे। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं भारत का संविधान भाग 5। तो दोस्तों, भाग 5 बताता है संघ के बारे में। इसका अध्याय 1 कहता है कार्यपालिका, यानी कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, इसके बारे में बताया जाएगा। इसका दोस्तों अनुच्छेद 52 कहता है भारत का राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यानी कि यह बात अनुच्छेद 52 में तय कर दी गई है कि भारतवर्ष में एक राष्ट्रपति होंगे, यानी कि एक राष्ट्रपति होगा जिनको महामहिम भी कहते हैं, महामहिम राष्ट्रपति। और दोस्तों, इसका अनुच्छेद अगर हम बात करें 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति, इसका क्लोज 1 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। क्लोज 2 कहता है दोस्तों पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा और उसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होगा। क्लोज 3 कहता है दोस्तों इस अनुच्छेद की कोई बात, सब क्लोज 1 कहता है किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी राज्य की सरकार या अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कृत्य राष्ट्रपति को अंतरित करने वाली नहीं समझी जाएगी, या सब क्लोज बी कहता है राष्ट्रपति से भिन्न अन्य प्राधिकारियों को विधि द्वारा कृत्य प्रदान करने से संसद को निवारित नहीं करेगी। अब दोस्तों, अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचन गण के सदस्य करेंगे जिसमें क्लोज ए कहता है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, और क्लोज बी कहता है राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। और दोस्तों, स्पष्टीकरण के अंतर्गत बताया गया है इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 55 में प्रयुक्त राज्य शब्द में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पांडिचेरी भी आता है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे अनुच्छेद 55 की, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। इसका दोस्तों क्लोज 1 कहता है जहां तक साध्य हो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भिन्न भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापमान में एक रूपता होगी। क्लोज 2 कहता है दोस्तों राज्यों में आपस में ऐसी एक रूपता तथा समस्त राज्यों और संघ में समतुल्यता प्राप्त कराने के लिए संसद और प्रत्येक राज्य की विधानसभा का प्रत्येक निर्वाचित सदस्य ऐसे निर्वाचन में जितने मत देने का हकदार है उनकी संख्या निम्नलिखित रीति से अवधारित की जाएगी। अर्थात सब क्लोज ये कहता है किसी राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने मत होंगे जितने की 1000 के गुणित उस भागफल में हो जो राज्य की जनसंख्या को उस विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर आए। सब क्लोज बी कहता है दोस्तों यदि 1000 के उक्त गुणितों को लेने के बाद शेष 500 से कम नहीं है तो उपखंड ए में निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या में एक और जोड़ दिया जाएगा।
सब क्लोज सी कहता है संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या वह होगी जो उपखंड ए और उपखंड बी के अधीन राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के लिए नियत कुल मतों की संख्या को संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर आए, जिसमें आधे से अधिक भिन्न को एक गिना जाएगा और अन्य भिन्नों की उपेक्षा की जाएगी। दोस्तों इसका क्लोज 3 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। स्पष्टीकरण में दोस्तों इस अनुच्छेद में जनसंख्या पद से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभी निश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं, परंतु इस स्पष्टीकरण में अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रति जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं निर्देश का जब तक सन 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह 1971 की जनगणना के प्रति निर्देश है। दोस्तों अनुच्छेद 56 बताता है राष्ट्रपति की पदावधि, जिसका क्लोज एक कहता है राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु सब क्लोज एक कहता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। सब क्लोज बी कहता है दोस्तों संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से चलाए गए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकेगा। सब क्लोज सी कहता है राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। इसका दोस्तों क्लोज 2 कहता है खंड 1 के परंतुक के खंड 1 के अधीन उपराष्ट्रपति को संबोधित त्याग पत्र की सूचना उसके द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को तुरंत दी जाएगी। अब दोस्तों बात करेंगे अनुच्छेद 57 की पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। अनुच्छेद 58 बताता है दोस्तों राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएं, जिसका क्लोज एक कहता है कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह सब क्लोज ए भारत का नागरिक है, सब क्लोज बी 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है और सब क्लोज सी लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है। और दोस्तों इसका क्लोज 2 कहता है कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। और दोस्तों स्पष्टीकरण में बताया गया है इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति केवल इस कारण कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल है अथवा संघ का या किसी राज्य का मंत्री है। दोस्तों अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 59 की। अनुच्छेद 59 बताता है राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, जिसका क्लोज एक कहता है राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा और यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। इसका क्लोज 2 बताता है दोस्तों राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। क्लोज 3 बताता है राष्ट्रपति बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा और ऐसी उपलब्धियों भत्तों और विशेषाधिकारों का भी जो संसद विधि द्वारा अवधारित करें और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी
उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है हकदार होगा। इसका क्लोज 4 बताता है दोस्तों, राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। अब दोस्तों बात करेंगे अनुच्छेद 60 की, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। प्रत्येक राष्ट्रपति और प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष निम्नलिखित प्रारूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। अर्थात मैं अमूक ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं श्रद्धा पूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन यानी अथवा राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे अनुच्छेद 61 की। अनुच्छेद 61 बताता है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। क्लोज 1 बताता है जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तब संसद का कोई सदन आरोप लगाएगा। क्लोज 2 बताता है ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि सब क्लोज ए ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प से अंतर्विष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना के दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया है जिस पर उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके उस संकल्प को प्रस्तावित करने का अपना आशय प्रकट किया है। और सब क्लोज बी बताता है उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित नहीं किया गया है। इसका दोस्तों क्लोज 3 बताता है जब आरोप संसद के किसी सदन द्वारा इस प्रकार लगाया गया है तब दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा और ऐसे अन्वेषण में उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का राष्ट्रपति को अधिकार होगा। इसका दोस्तों क्लोज 4 बताता है यदि अन्वेषण के परिणाम स्वरूप यह घोषित करने वाला संकल्प कि राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाया गया आरोप सिद्ध हो गया है, आरोप का अन्वेषण करने या कराने वाले सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है तो ऐसे संकल्प का प्रभाव उसके इस प्रकार पारित किए जाने की तारीख से राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना होगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे अनुच्छेद 62 की। राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। इसका दोस्तों क्लोज 1 बताता है राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। क्लोज 2 बताता है राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 मास बीतने से पहले किया जाएगा और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा। अब दोस्तों देखिए हमने जो भी अभी आपको बताया है वो महामहिम राष्ट्रपति जी के संबंध में बताया है और अब हमारी जो भी आगे की जो सीरीज चलेगी, जो भी अनुच्छेद चलेंगे, अब जैसे अनुच्छेद 63 है दोस्तों, ये हमें बताता है भारत का उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों इसमें साफ तौर पर बता दिया गया है अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। दोस्तों हम बात करेंगे अनुच्छेद 64 की जो बताता है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा।
परंतु जिस किसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, उस अवधि के दौरान वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा और वह अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति को संदेय वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा। दोस्तों, अनुच्छेद 65 बताता है राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन। क्लोज 1 बताता है राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्ति की दशा में उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जिस तारीख को ऐसी रिक्ति को भरने के लिए इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार निर्वाचित नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करता है। क्लोज 2 बताता है जब राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य किसी कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, तब उपराष्ट्रपति उस तारीख तक उसके कृत्यों का निर्वहन करेगा जिस तारीख को राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को फिर से संभालता है। क्लोज 3 बताता है उपराष्ट्रपति को उस अवधि के दौरान और उस अवधि के संबंध में जब वह राष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, राष्ट्रपति की सभी शक्तियां और उन्मुक्तियां होंगी तथा वह ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है हकदार होगा। दोस्तों, हम बात करेंगे अनुच्छेद 66 की, जो बताता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। क्लोज 1 बताता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। क्लोज 2 बताता है उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा और यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान उपराष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। क्लोज 3 बताता है कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह सब क्लोज ए भारत का नागरिक है, सब क्लोज बी 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है और सब क्लोज सी राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है और क्लोज 4 बताता है दोस्तों कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। दोस्तों, इसमें स्पष्टीकरण बताया गया है इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति केवल इस कारण कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल है अथवा संघ का या किसी राज्य का मंत्री है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे अनुच्छेद 67 की, उपराष्ट्रपति की पदावधि। उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु क्लोज ए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। क्लोज बी उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत है, किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दे दी गई हो। क्लोज सी
उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। और दोस्तों, अनुच्छेद 68 बताता है उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। क्लोज 1, उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। दोस्तों, बात करेंगे क्लोज 2 की, जो बताता है उपराष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने के पश्चात यथाशीघ्र किया जाएगा और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 67 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा। और दोस्तों, हम बात करेंगे अनुच्छेद 69 की, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। प्रत्येक उपराष्ट्रपति अथवा पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष निम्नलिखित प्रारूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा, अर्थात मैं अमूक ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। अब दोस्तों, हम बात करेंगे अनुच्छेद 70 की, जो बताता है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। संसद ऐसी किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है, राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगी जो वो ठीक समझे। अब दोस्तों, अनुच्छेद 71 जो बताता है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय। क्लोज 1 बताता है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या संसक्त सभी शंकाओं और विवादों की जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। क्लोज 2 बताता है दोस्तों, यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाता है तो उसके द्वारा यथास्थिति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की तारीख को या उससे पहले किए गए कार्य उस घोषणा के कारण अविधि मान्य नहीं होंगे। क्लोज 3 बताता है दोस्तों, इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त किसी विषय का विनियमन संसद विधि द्वारा कर सकेगी। क्लोज 4 बताता है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को उसे निर्वाचित करने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों में किसी भी कारण से विद्यमान किसी रिक्ति के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों, हम बात करेंगे अनुच्छेद 72 की। अनुच्छेद 72 बताता है क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति, जिसका क्लोज 1 बताता है राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की। सब क्लोज ए बताता है उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंडादेश सेना न्यायालय ने दिया है। सब क्लोज बी कहता है उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंडादेश ऐसे विषय संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया है जिस विषय तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। सब क्लोज सी बताता है उन सभी मामलों में जिनमें दंडादेश मृत्यु दंडादेश है, शक्ति होगी। अब दोस्तों, इसका क्लोज 2 बताता है
खंड 1 के उपखंड ए की कोई बात संघ के सशस्त्र बलों के किसी ऑफिसर की सेना न्यायालय द्वारा पारित दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की विधि द्वारा प्रदत्त शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी। अब दोस्तों क्लोज 3 बताता है, खंड 1 के उपखंड सी की कोई बात तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रयोक्तव्य मृत्यु दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी। अब दोस्तों हम बात करेंगे अनुच्छेद 73 की, जो बताता है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, जिसका क्लोज 1 बताता है, इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, जिसका सब क्लोज ए बताता है, जिन विषयों के संबंध में संसद को विधि बनाने की शक्ति है उन तक, और सब क्लोज बी बताता है, किसी संधि या करार के आधार पर भारत द्वारा प्रयोक्तव्य अधिकारों, प्राधिकार और अधिकारिता के प्रयोग तक होगा, परंतु इस संविधान में या संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि में अभिव्यक्त रूप से यथा उपबंधित के सिवाय उपखंड ए में निर्दिष्ट कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य में ऐसे विषयों तक नहीं होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधान मंडल को भी विधि बनाने की शक्ति है। अब दोस्तों इसका क्लोज 2 बताता है, जब तक संसद अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी कोई राज्य और राज्य का कोई अधिकारी या प्राधिकारी उन विषयों में जिनके संबंध में संसद को उस राज्य के लिए विधि बनाने की शक्ति है, ऐसी कार्यपालिका शक्ति का या कृत्यों का प्रयोग कर सकेगा जिनका प्रयोग वह राज्य या उसका अधिकारी या प्राधिकारी इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले कर सकता था। तो दोस्तों आज हमने जो बात की है भाग 5 में महामहिम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जी के बारे में हमने आपको ये सब बताया है। और दोस्तों आज हमने जो अगर हम बात करें अनुच्छेदों की तो 73 अनुच्छेद तक हमने ये पूर्ण किए हैं, और ये दोस्तों हम तभी कर पा रहे हैं जब आप सबका प्यार, आप सबका स्नेह और आप सबसे हमें प्रेरणा मिल रही है। हम लगातार जो ये सीरीज चला रहे हैं भारत के संविधान की, इसमें आपका दोस्तों हमें सहयोग चाहिए, और वो सहयोग ये है कि हम जो मिशन लीगल अवेयरनेस चला रहे हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए आप इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल एडवोकेट हरकिशन सिंह बावा को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा हर नोटिफिकेशन, हर जानकारी आप तक पहुंच सके। उसके साथ साथ दोस्तों हमारी वीडियो को आप लाइक करें, इस पे कमेंट्स करें, और हम यथासंभव प्रयास करेंगे आपको कमेंट्स का जल्द से जल्द रिप्लाई भी दें। तो दोस्तों आपने हमारी वीडियो को इतने ध्यान से देखा और आप इतना स्नेह हमें देते हैं, उसके लिए तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।